ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थोड़ा स्पीड में आपको बताना है। क्लियर है? So let's start this meeting. Now we have completed this all SLOs related to transistor amplifier and switch वगैरह। ये अभी 3 मीटिंग्स में हमने डिटेल में इसे डिस्कस किया है, बिकॉज इनमें से आपके पास एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, टू गिव यू आइडिया कि किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, तो आप है ना पास पेपर्स में चेक करोगे तो आपको इन्हीं एसएलओस में से आप ज्यादातर एमसीक्यूज नजर आएंगे। इसलिए मैंने इस चैप्टर पे जहाँ जहाँ पे एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, इस सवाल आने के चांसेस है, वहां पे ज्यादा फोकस किया है। अब आपका एसएलओ है, डिफाइन करो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को और डिस्क्राइब करो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज एन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो पहली बात, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम ऑप एम्प भी कहते हैं। वेयर इज माय पेन? हियर इट इज। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम ऑप एम्प भी कहते हैं शॉर्ट में। सही है। अब इसे डिफाइन करूं तो आपके पास एक ऐसा ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसे हमने एक चिप के अंदर एक इनकेप्सुलेट कर दिया, यानी कि हमने इसे ना एक चिप के अंदर कैप्सुलेट करके रख दिया है और इसके 8 टर्मिनल्स बना दिए हैं। उन 8 टर्मिनल्स के बारे में भी मैं आपको अगर चाहूँ तो बता दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा अगर टाइम मिला तो 8 टर्मिनल्स होते हैं इसके, और ये आपके पास एक चिप के अंदर इनकेप्सुलेटेड होता है। ओके। अब इसे ऑपरेशनल नाम हमने इसलिए दिया बिकॉज ये आपके पास एम्पलीफाई का एम्पलीफिकेशन का काम तो करता ही करता है, लेकिन साथ में साथ ये ना 2-3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है उन वेव्स के ऊपर। सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखने में टाइम ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपके सामने रख दी है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि एम्पलीफाई करता है बिटवीन किस चीज को एम्पलीफाई करता है, वो एम्पलीफाई करता है डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट वोल्टेजेस। इसके 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। उन 2 इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान जो आपके पास 2 इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ये एम्पलीफाई कर देता है आपके पास। ओके। सो ये उसे एम्पलीफाई करेगा एंड ये वाइडली यूज होता है टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। जैसे कि एम्पलीफिकेशन के लिए काम हो रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एनालॉग एनालॉग सर्किट्स के अंदर। तो आपके पास इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस की खसूसियत की वजह से हम इसे कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब आ जाते हैं इसकी बात पे, हम ये दिखता कैसा है। तो मैं डायग्राम्स वगैरह बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपके सामने सिंपली तस्वीरें लेके आ जाना पसंद करूंगा आप, बिकॉज थोड़ा भगाने की कोशिश करूंगा आप। ओके, ये दिखने में आपके पास कुछ इस तरह से नजर आता है। ओके। इसके पास 8 चिप्स होती हैं। ओके, 1 एंड 8 वाली जो है ये आपके पास 1 वाली जो आपके पास ये होती है ऑफ सेट या नल से चिप। 2 और 3 ये आपके पास है ना इनपुट चिप्स होती हैं। 4 वाली आपके पास इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन वीडियो में है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये दिखने में आपके पास कुछ इस तरह से आता है और इसका नाम नॉर्मली कॉमनली जो यूज होता है वो होता है IC 741 वाला एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एंड इसकी अगर मैं आपके सामने डायग्राम लेके आ जाऊं तो ये दिखने में आपके पास कुछ इस तरह से नजर आता है। ये दिखने में आपके पास कुछ इस तरह से नजर आता है। एक अच्छी खासी इमेज मुझे मिल चुकी है। दिखने में तो ये इस तरह से नजर आता है, लेकिन अब इसका हम सर्किट डायग्राम देखें तो वो सर्किट में हम इसका सिंबल किस तरह से बनाते हैं। सर्किट में इसका सिंबल हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। सही है। एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसके 2 टांगे निकाल देते हैं और तीसरी ट्रायंगल उसके आखिरी कॉर्नर से निकालते हैं। यहाँ पे जो है आपके पास V1 एंड V2 ये 2 टर्मिनल्स होते हैं, इनपुट टर्मिनल्स। ओके। और दूसरा आपके पास जो है वो होता है आउटपुट टर्मिनल। और बाकी ये देख रहे हो +VCC -VCC, ये पावर सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब आपका जो ये नेगेटिव टर्मिनल है इसके साथ अगर आप कनेक्शन बनाओगे तो आपके पास जो है ना ये एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑप एम्पलीफायर इन्वर्ट करके आपके सिग्नल को आउटपुट पे दे देगा।
अगर आप इसे रखोगे पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करोगे तो आपके पास ये विदाउट एनी इन्वर्जन आपको है ना आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करके दे देगा। तो ये इसका होता है आपके पास सिंबल। और अब हम आहिस्ते आहिस्ते भगाते हुए छोटी मोटी चीजों को कवर करते हुए आगे चलेंगे। सो लेट मी शो यू, लाइक वीडियो है, वीडियो के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता था लेकिन टाइम मिला तो दे दूंगा। अभी के लिए हम इसकी डायग्राम में ये जो 8 पिंस हैं उनको देख लेते हैं। आई डोंट नो, मतलब इसको मैं इसलिए भगा रहा हूँ बिकॉज मैंने पास्ट पेपर चेक किया तो पास्ट पेपर में इसका एक ही एमसीक्यू मुझे मिला, दैट वाज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, और किसी नॉलेज बेस वगैरह पे ये नहीं था। ओके, और 4 5 लाइक 8 सालों के पास्ट पेपर्स में मुझे एक ही सवाल मिला इसका। सो दिस इज द एक्चुअल फिगर, जिस ये किस तरह से दिखता है आपके पास। यहाँ पे यू कैन सी ये एक ऐसी चिप होती है जिसमें आपके पास 2 and 3 वाले जो मैंने कहा था 2 and 3 वाले जो टर्मिनल्स हैं, ये 2 and 3 वाली पिंस आपके पास इनपुट एंड आउट, दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं जिसमें 2 आपके पास ये नेगेटिव वाले टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड होता है और 3 आपके पास ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। 1 और 5, 1 और 5 ये ऑफसेट या नल पिंस होती हैं। इनका एक अलग ही लाइक यूज होता है, वीडियो में अगर मैं दिखाऊं तो दिखा दूंगा। और ये आपके पास मैंने दिखाया इस इमेज में भी कि इसके पास बैटरी का पावर सप्लाई लगा हुआ है -VCC +VCC। तो -VCC आपका यहाँ पे फोर्थ पिन पे कनेक्टेड है और यहीं पे आप देखो +VCC आपका 7th पिन पे कनेक्टेड है। और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 6th पिन से आ रहा है। और 8वीं पिन जो है ना वो किसी खास काम की नहीं है, इट इज अ डमी पिन। ओके, अब ये मैंने दिखा दिया ये इमेज, आप लाइक पेपर में जाने से पहले थोड़ा देख लेना कौन से पिन है। और इसमें से अगर कोई डायग्राम वगैरह आ जाती है, लाइक आई डोंट थिंक सो कि इसके कोई चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाती है तो याद रख लेना। ये बिल्कुल वाइट हो गया, पता नहीं क्यों। चल जा मेरे भाई। ओके। हम्म, यहाँ तक हमें क्लियर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है ये हमने देख लिया, दिखने में कैसा है, इसकी सर्किट पिन वगैरह कैसी है ये हमने देख ली जल्दी से। अब लास्ट चीज हम देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग कब काम करता है और नॉन इन्वर्टिंग कब काम करता है। तो इसके आपके पास दो सर्किट्स बनेंगे, वो सर्किट्स की डायग्राम में बनाने से बेहतर है आपके सामने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अब। अगर मेरे पास ये वाकई हो तो लेट मी फाइंड। बनानी पड़ेंगी शायद। एक तो मिल चुकी है मुझे। गड़बड़ी सी पिक्चर। या हियर इट इज। आपको जो चीजें जानने की है ना वो सिर्फ यही है जो कि मैं अब आपके सामने रखने वाला हूँ। पहले बात करते हैं इन्वर्टिंग की। लाइक यहाँ पे मैं ज्यादा चीजें लिखूंगा नहीं, बस चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। डेरिवेशन इसकी है, अगर आप चाहो तो बुक में देख सकते हो, जो कि अपने एसएलओ में नहीं है। बहरहाल दिस इज व्हाट यू मस्ट नो अबाउट दिस। आपके पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपका जो है इन्वर्टिंग आपका आउटपुट जो है वो एम्पलीफाई होगा लेकिन इन्वर्ट होके आ जाएगा। तो आपने यहाँ से इनपुट वोल्टेज दिया, यानी कि आपका करंट जो है यहाँ से पास किया I1, और यहाँ पे आप देख रहे हो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ये, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इसकी मैं एक और खासियत या जैसे मैं आपको ना 2 3 चीजें बता दूं। लाइक एक चीज आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी दोनों डेरिवेशन में यूज होगी, दैट इज कि आपके पास ये तो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इतना हाई रेजिस्टेंस कि हम मानते हैं कि मतलब इतना हाई रेजिस्टेंस है कि हम समझते हैं कि इस इतनी रेजिस्टेंस की वजह से आपके पास
कोई भी करंट प्रैक्टिकली पास नहीं होता बिटवीन टू टर्मिनल्स। सो लेट मी राइट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है इसमें से कुछ आ जाए कि देयर इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस between input terminals, okay, due to which प्रैक्टिकली इसके बीच में हम मतलब नेग्लिजिबल करंट पास होता है, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकली कोई करंट पास ही नहीं होता, प्रैक्टिकली नो करंट passes through it। ओके, रिपीटिंग अगेन, यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास यहाँ से करंट आप चाहते हो कि इस टर्मिनल से यहाँ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज बीच में हाई रेजिस्टेंस है। अगर आप चाहते हो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल्स की साइड करंट आए आपका, तो ऐसा भी नहीं हो सकता बिकॉज अगेन हाई रेजिस्टेंस है। और इस चीज को हम कहते हैं दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, उससे भी आप बुक में अगर रीड करोगे तो वो लिखा हुआ होगा कि आपके पास यहाँ पे एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लगी हुई होती है, जो कि आपके पास है ना ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देती है आउटपुट के वोल्टेज को। ओके, तो लेट मी रीड, इट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड। तो वही चीज लिखी हुई है बुक में आपके पास आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से, लेकिन वो कहीं पे इतना ज्यादा यूज नहीं होगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा, बस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आपके पास डेरिवेशन वगैरह की हुई है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दिस इज व्हाट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। गुड है। अब ये तो आपकी चीजें हो गई। अब थर्ड है आपके पास करंट लूप गेन। ओके, करंट गेन लूप या लूप गेन, करंट लूप गेन। ओके, ये आपको वैल्यू बताएगी कि आपके पास एम्पलीफिकेशन कितनी हो रही है, कितने टाइम्स एम्पलीफिकेशन हो रही है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, कितनी आपके पास एम्पलीफिकेशन हो रही है। सही है। सो ये आपके पास बताता है गेन। अब ये गेन आपके पास वहां पे करेक्टरिस्टिक्स में बुक में लिखा हुआ है, एक होता है करंट लूप गेन। करंट लूप गेन आपके पास बराबर होता है आउटपुट के वोल्टेज को डिवाइड कर दो इनपुट वोल्टेजेस के डिफरेंस के बराबर से, तब आपके पास होता है करंट लूप गेन। लेट मी टेल शो यू राइट दैट ऑल्सो के आपके पास, आई नो इसे मैं भगाने की कर रहा हूँ बिकॉज इसमें से ना आपके पास कभी पास में कुछ आया नहीं है, और चांसेस कम है इसके, बहुत ज्यादा लाइक नेग्लिजिबल चांसेस हैं। करंट लूप गेन आपके पास क्या होता है, इट इज द रेशियो, इसे हम जी से इसे हम जी से नहीं ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए ओ एल। इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। ओके, और ये आपके पास आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का रेशियो होता है। और यहाँ पे आपके पास अब बुक में ये भी लिखा हुआ है कि आप है ना करंट लूप गेन तब मेजर करते हो जब आपके पास कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट ना हो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मुराद आपके पास यहाँ पे R1 और R2 जो लगे हुए हैं ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अगर आपके पास R1 और R2 ना लगे हुए हो तब आप फाइन करो, तब आपको मिल जाएगा ये करंट लूप गेन। और बुक में ये भी लिखा हुआ है, ये आपके पास वी इन क्या है, वी इन द डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज, यानी कि वी प्लस माइनस वी नेगेटिव। वी प्लस आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, वी नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज है। क्लियर है। और ये इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, आप देखोगे वी प्लस और वी माइनस का डिफरेंस जो है वो बहुत छोटा आता है, और ना लाइक बिल्कुल माइनस पॉइंट्स में आता है, जिसकी वजह से आपका जो गेन है वो आ जाता है इन द ऑर्डर ऑफ, इज इन ऑर्डर ऑफ 10 पावर 5 की, लाइक 1 लाख ज्यादा टाइम्स में आपके पास है ना गेन आ जाता है। और इसके अलावा मजीद कोई इन्फॉर्मेशन अगर लिखी हुई हो तो मैं आपको बता दूं, बस यही लिखा हुआ है। ओके, मतलब एम्पलीफिकेशन इतनी ज्यादा हाई लेवल की हो जाती है। लेकिन ये करंट लूप गेन अगेन याद रख लो तब यूज होता है जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड ना हो।
जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी तब हम इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को फाइन यूज कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे आपने दिया इनपुट वोल्टेज। ओके, आपका करंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, दिस इज अ जंक्शन। ओके, जंक्शन से आपका करंट यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन करंट आगे नहीं जाता बिकॉज आपके पास वर्चुअली देखा जाए बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि आपके पास ये ये दोनों टर्मिनल्स यानी कि प्लस और माइनस का वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा वर्चुअली। यानी कि अगर ये पॉजिटिव वाला वोल्टेज जीरो ग्राउंड से कनेक्टेड है तो उसका वोल्टेज भी जीरो होगा, तो आपका करंट यहाँ पे नहीं आएगा, आपका करंट यहाँ चला जाएगा। ओके, और यहाँ से आपका करंट जो पास होगा उसे हम कहेंगे I2। और हमें पता है I1 बराबर है I2 के, इसी की बेसिस पे इसने आगे डेरिवेशन की हुई है, उस डेरिवेशन की बेस पे आपके पास ये फॉर्मूला आया हुआ है। ओके, और ये फॉर्मूला आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके पास ये जो गेन आ रहा है ना, यानी कि ये जो एम्पलीफिकेशन हो रही है, ये एम्पलीफिकेशन टोटली डिपेंड करती है R2 और R1 यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर ये एम्पलीफिकेशन डिपेंड करती है। We can say this amplification does not depend on इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस चिप, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये गेन सोलो तौर पे डिपेंड करता है इस फॉर्मूला के ऊपर। और ये फॉर्मूला में आपके पास आता है रेजिस्टेंस, यानी कि R1 और R2 के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो नेगेटिव साइन आपकी है, ये नेगेटिव साइन आपके पास बता रही है कि दिस यहाँ पे आपके पास जो है ना आपका इनपुट है, अगर आपका इनपुट इस तरह से दे रहे हो तो आपका आउटपुट जो है वो एम्पलीफाई होके इन्वर्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इसे दिखाया गया है। ये ब्लू कलर से आपका इनपुट है और ग्रीन पर्पल कलर से आपका इनपुट है और ग्रीन कलर से आपका आउटपुट है। सो यू कैन सी आपका आउटपुट इन्वर्ट हो चुका है। बिकॉज ये इन्वर्ट हो रहा है इसी वजह से हम कहते हैं ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्लियर है आप गाइस को, भाईजान? आकाश एंड खा वो आकाश, यस यस, बाकिर एंड अकदर, सब क्लियर है, सब। सब क्लियर है? यस यस। पर इस हिसाब से रहा हूँ कि कुछ क्लियर ही ना हो, यही तो चाहता हूँ। हाँ सर वो क्लियर थी वो। फुल हाँ क्लियर सर है, फुल। क्लियर हो। लाइक आई नो इसे बस मैं सर वो बेसिकली में क्लियर दिया भगा रहा वो। हूँ, और मैं भगाने में बहुत कमजोर हूँ, फिर भी अच्छा भगा रहा हूँ। अब दूसरा है आपके पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर आपको बन के तौर लाइक आपको ऑप एम्पलीफायर को नॉन इन्वर्टिंग के तौर पे यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करना होगा। ओके, कुछ इस तरह से। रुक जा भाई, रुक जा 1 मिनट, ये सर्किट जो है वो कुछ और बना हुआ है जो कि बुक वाले सर्किट से मैच नहीं कर रहा। लेट मी शो यू दिस बुक वाला सर्किट। जी हाँ, मैं आपको बुक वाला सर्किट दिखा रहा हूँ, देखिए ये सर्किट थोड़ा चेंज है और उसमें से आप है ना अगेन बुक से पढ़ने वाले बंदे हो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ये जिसका भी माइक वगैरह ऑन है वो प्लीज अपना माइक बंद करे। मैंने यहाँ पे आपके सामने एक इमेज रखी हुई है, दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, नॉन इन्वर्टिंग के तौर पे अगर हम इसे यूज करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे अब पॉजिटिव के साथ कनेक्शन बनाना होगा। तो लेट्स सी हम पॉजिटिव के साथ कैसे कनेक्शन बना रहे हैं, इसे जूम इन कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे बना दिया है, कनेक्ट कर दिया है हमने अर्थ के साथ, यानी कि पहले हमने वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल को अर्थ के साथ कनेक्ट किया था, यहाँ पे नेगेटिव को रेजिस्टेंस के थ्रू अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मैं खुद इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ।
तो ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें अगर आप नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हो तो आपके पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनता है, और इसे अगर आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हो तो आपके पास ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाता है। सही है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास अगेन इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का पोटेंशियल बराबर, दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल बराबर होगा, बिकॉज कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ रहा। ओके। सो जब दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी करंट फ्लो नहीं करता तो हम बहुत बार देख चुके हैं उनका पोटेंशियल बराबर होता है। तो बहरहाल यहाँ पे अगेन आपका जो है ना यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि I1 जो है वो बराबर है I2 के, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको एक फाइनल फॉर्मूले की शक्ल में इसका गेन दिया गया है। तो मैं आपके सामने वो फाइनल फॉर्मूला रख देता हूँ, और उस फॉर्मूला से आपके पास एक MCQ आया हुआ है, लेकिन ये डेरिवेशंस वगैरह आपके पास कभी भी नहीं आई हुई। सही है। ये इसका ग्राफ, मैं आपके सामने इसका ग्राफ और इसका फॉर्मूला दोनों लिख देता हूँ। दिस इज द ग्राफ। ओके। और इसका फॉर्मूला आपके पास होता है जी, यानी कि गेन इज इक्वल टू, वेयर इज माय पेन, कहाँ गई भाई, इसमें आपके पास गेन बराबर होता है 1 + R2 इसमें आपके पास गेन बराबर होता है 1 + R2 / R1 के। ओके। एंड ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है। सही है। तो आप देखो दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, वहां पे गेन का फॉर्मूला था -R2/R1, और यहाँ पे गेन का फॉर्मूला है प्लस का 1 + R2/R1। तो माइनस साइन तो वहां पे सिंपली डायरेक्शन बता रही है इन्वर्जन को, लेकिन सिंपली अब बताओ मैग्नीट्यूड के हिसाब से गेन कौन से में ज्यादा आता है, इन्वर्टिंग में या नॉन इन्वर्टिंग में? हाँ गाइस, हेलो। इन्वर्टिंग में नहीं, सॉरी, नॉन इन्वर्टिंग में। नॉन इन्वर्टिंग में आपके पास गेन ज्यादा आ रहा है, बिकॉज वहां पे भी वही फॉर्मूला है, बस वहां पे इन्वर्टिंग के केस में गेन बराबर है -R2/R1 के, और नॉन इन्वर्टिंग के केस में आपके पास गेन बराबर है R2/R1, सेम फैक्टर है लेकिन +1 आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग के केस में गेन क्या है, ज्यादा है। सो लेट्स सी, लेट्स राइट दिस ऑल्सो। Gain in case of non-inverting amplifier is greater. ओके। और ये पॉइंट भी लिख लिया, और यहाँ पे मैंने जल्दी से, मतलब अच्छे तरीके से नहीं, बहुत ही बुरे तरीके से अपने टीचिंग के करियर में पढ़ाया है, बिकॉज इसमें से इतना कुछ आता नहीं है, और बस जो जो मेन चीजें हैं वो मैंने सारी की सारी आपके सामने रख देती हैं, इसके ग्राफ, इसके फॉर्मूला, और इसके ना कनेक्शन, मतलब कनेक्शन से मुराद इसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है। पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करोगे तो आपके पास कोई भी इन्वर्जन नहीं होती, इसी वजह से हम कहते हैं ये नॉन इन्वर्टिंग होगा टर्मिनल। और अगर नेगेटिव टर्मिनल पे लगा रहे तो नेगेटिव आपके पास इन्वर्जन को शो करता है, देयरफॉर हम कहते हैं नेगेटिव पे कनेक्ट करोगे, अगर इनपुट दोगे तो आपका वो हो जाएगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और वहीं पे ही मैंने इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो गेन, करंट गेन बता दिया, यानी कि ये गेन लूप बता दिया, कहाँ गया, करंट लूप गेन, जिसमें मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया कि आउटपुट वाले वोल्टेज को डिवाइड करोगे इनपुट वाले वोल्टेज टर्मिनल्स के डिफरेंस के साथ, तो आपके पास करंट लूप गेन मिलेगा, जो कि नॉर्मली 10⁵ के ऑर्डर में होता है। ओके, ये सारी चीजें बता दी। पिंस का भी आई डोंट थिंक ना इतना ज्यादा यूज होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे आइडिया दे दिया है आप लोगों को, एंड दिस इज मोर देन एनफ फॉर दिस SLO अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू माय, यू कैन से, एनालिसिस ऑन द पास पेपर। पास पेपर में हमारे पास एक ही सवाल आया है,
वो मैंने सॉल्व तो नहीं किया, लेकिन लेट मी शो यू दैट सवाल। एक एमसीक्यू आया, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वैसे भी वी आर गोइंग टू हैव नेक्स्ट मीटिंग जहाँ पे हम है ना लास्ट सब टॉपिक करेंगे। इफ यू ज्वाइन मी दैट वुड बी गुड, एल्स मैं रिकॉर्ड करके रख दूंगा। और लास्ट ऐसे लो आपका एलईडी और फोटो डायोड वाला जो इजी है वो भी रहा हुआ है, उससे भी मैं करूंगा। तो आपके पास आया है एमसीक्यू नंबर 2021 में आपके पास एक सवाल आया हुआ है। वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एंड इस सवाल का अब आप मुझे आंसर चाहिए, लाइक आई एक्सपेक्ट दिस आंसर फ्रॉम योर साइड। ओके, आंसर करो, इसका आंसर क्या होगा? मैंने इसका आंसर देखा नहीं है की में, लेकिन फिर भी आई कैन इजीली गेस इसका आंसर क्या है। गेस गेस क्या मतलब, कंफर्म बता सकता हूँ। कह रहा है एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसका R1 इन्फिनाइट है एंड R2 जीरो है। जब R1 इन्फिनाइट हो और वन R2 जीरो हो तो आपके पास गेन कितना होगा? और गेन का पॉजिटिव वन, जी, पॉजिटिव का वन। पॉजिटिव का 1, बिल्कुल सही। क्यों? गेन का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, R2 जीरो है, R1 इन्फिनाइट है। तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनाइट करोगे तो आपके पास जीरो आता है। तो 1 + 0 यानी कि 1, तो गेन आपके पास 1 आ रहा है। गुड आंसर। तो इसका आंसर ये वाला होना चाहिए। कोई बंदा है ऐसा जो कि ना इसे चेक करके कंफर्म करके मुझे बाद में बता दे, या मैं खुद ही जब सॉल्व करूंगा तब भी पता चल जाएगा, लेकिन इसका आंसर ये वाला होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। एंड दिस इज इट, हमने यहाँ तक सब कुछ कर लिया। अब लास्ट की चीजें निपटाते हैं। अब आप लोग खुद ही मुझे बताएं कि पहले ये डिजिटल सिस्टम्स करें या इस एलईडी वाले को करें। लेट्स डू एलईडी वाला। इसमें भी आपके पास थियोरेटिकल चीजें हैं। मैं ना ज्यादा टाइम लेके एक एक पॉइंट को वापस वापस नहीं रिपीट करूंगा, बिकॉज इसमें से आपके पास कुछ सवाल आए मेरे पास पेपर में, जब मैं ये ढूंढ रहा था तो मुझे वो नजर आए। लेकिन इसमें भी मैं आपको इतना वो डिटेल में जाके नहीं पढ़ने को कहूंगा। इसमें मैं बस आपको कुछ चैट दिखा दूंगा अपनी और उसकी, एआई की, और उसके हिसाब से हम चलेंगे। उसके हिसाब से आप लोगों को मैं समझाता जाऊंगा एक एक चीज। ओके, हेयर इट इज। सबसे पहली चीज मुझे बताओ, एलईडी। 10 मिनट्स में हम इसे कर लेते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में हमें ना पूरा डेडिकेट कर देते हैं इसे डिजिटल सिस्टम्स को, जो मैं विद इन 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में घुमा दूंगा। अभी बात करते हैं एलईडी, जिसे हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स। आपके पास एलईडी टीवीज आती हैं, आपके मोबाइल्स में भी कहीं कहीं पे एलसीडी होता है, कहीं कहीं पे एलईडी होता है, और एलईडी इज बेटर देन एलसीडी। और एलईडी बल्ब्स आते हैं आपके पास, बहुत जगहों पे आप एलईडीज को यूज कर रहे हो। एलईडीज को यूज करके आप है ना अपनी पावर सेव कर रहे हो, बिकॉज एलईडीज आपके पास जो है ना एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं लाइट में विद द मिनिमल लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो एलईडीज के आपके पास आए दिन बहुत ज्यादा यूजेस हैं। जैसे कि आपके पास रिमोट में एलईडीज होती हैं, बल्ब की एलईडीज वगैरह मैंने बता दी। और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। अभी आप कैलकुलेटर भी यूज करते हो ना, उसमें भी आपके पास एलईडी से ही आपके डिजिट्स नजर आते हैं। सो कैलकुलेटर में आपके पास जो डिजिट्स नजर आते हैं वो होता है एरे ऑफ एलईडीज। ओके, जिसमें 6 और 7 एलईडीज लगी हुई होती हैं। दिस इज इट। अब देखते हैं एलईडी है क्या। एलईडी आपके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनती है। लेट्स रीड इट्स कंस्ट्रक्शन। के आपके पास एलईडी सेमीकंडक्टर है। LEDs आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, सेमीकंडक्टर मटेरियल से हम बनाते हैं। टिपिकली हमें ना गैलियम आर्सेनाइड
और गैलियम फॉस्फाइड से बनाते हैं, और तीसरा भी आपके पास है गैलियम नाइट्राइड, इसी टाइप का कोई नाम है, लेट मी चेक इट। तीसरा आपके पास है गैलियम नाइट्राइड, यस। सो इन तीन मटेरियल से आप नॉर्मली, इन ये तीनों के तीनों सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, और तीनों से हम बनाते हैं एलईडीज। ओके, एलईडीज आपके पास, एलईडीज में कुछ भी नहीं होता, यही पीएन जंक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जंक्शंस। ओके, the semiconductor is encapsulated in a clear or colored epoxy resin which helps protect the LED and enhance its light emission। यानी कि आपके पास ये जो सेमीकंडक्टर है, इसे हमने एक ट्यूब जैसे देखते हैं ना, एलईडी के ऊपर कोई गिलास या वगैरह ऐसी कोई चीज लगी हुई थी जो कि इसे बचा के रखती है। सो ये आपके पास है ना, उसी चीज की बात कर रहा है कि एलईडी को हमने इनकेप्सुलेट करके रखा हुआ है। और उसके कहते हैं दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड इसने पी टाइप को कहा हुआ है, और ना कैथोड इसे एन साइड को शायद कहा हुआ है। ओके, हाँ शायद नहीं, रेस्पेक्टिव लिखा हुआ है, तो एनोड पी टाइप, कैथोड एन साइड को कहा हुआ है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, देखो, जब आपने एलईडी को हम लगाते हैं, लाइक हमने पीएन जंक्शन को लगाना सीखा, उसी तरीके से हमारे पास एलईडी भी क्या है, एक पीएन जंक्शन ही है, एक सेमीकंडक्टर का। तो आप एलईडी को कनेक्ट करते हो फॉरवर्ड बायस्ड में हमेशा, यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव, एन से नेगेटिव, पी से पॉजिटिव। सही है, तो यही इसने फॉरवर्ड बायसनेस में हमने कनेक्ट किया। और रिकॉम्बिनेशन, अब रिकॉम्बिनेशन आपके पास कैसे होती है, यहाँ पे अगर लिखा हुआ तो सही है, वरना मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि जंक्शन के पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होते हैं होल्स के साथ, और ये कॉम्बिनेशन रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसने सही सही लिखा हुआ है। लाइक एलईडी आपके पास ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जिसमें हम देखते हैं कि आपके पास, हमें पता है जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ओके, और जहां पे जंक्शन होल्स के साथ कंबाइन होते हैं, वहां पे आपके पास ये होता है कि आपके पास एनर्जी इमिट होती है। सो हम एलईडी बनाने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मटेरियल्स का नाम बताया, इनमें से एमसीक्यू आ सकता है गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फाइड का, ये याद रख लो। तो हमने ऐसे मटेरियल्स चूज किए एलईडी को बनाने के लिए कि आपके पास जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज हो। रिपीटिंग अगेन, हमने ऐसे मटेरियल्स चूज किए कि आपके पास जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज हो। ओके, वहीं पे आपकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी रिलीज हो सकती है, लेकिन हमने ऐसे मटेरियल्स चूज किए जिनमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे यही चीज थर्ड लिखा हुआ है, द एनर्जी एंड कलर ऑफ द एमिटेड। अच्छा, इसमें से एमसीक्यू भी आपके पास आया हुआ है, लाइक यहाँ पे कहीं ना कहीं से ना एक एमसीक्यू आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको। लाइट एमिशन, द एनर्जी एंड कलर ऑफ द एमिटेड लाइट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल यूज्ड इन द एलईडी। यानी कि एलईडी को बनाने के लिए आपने जो मटेरियल यूज किया ना, उस मटेरियल के ऊपर आपके पास लाइट या कलर डिपेंड करता है। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट या कलर ऑफ लाइट, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके पास लाइट की हैं, ये डिपेंड करती हैं मटेरियल के ऊपर। ओके, और ये मटेरियल के एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं और ज्यादा अंदर जाऊं, तो ये मटेरियल के अंदर जो एनर्जी गैप होता है, हमने देखा एनर्जी गैप्स, एनर्जी बैंड्स, उस एनर्जी गैप के ऊपर ये डिपेंड करता है कलर वगैरह। सही है, तो एम्पलीट्यूड हो गया, इंटेंसिटी हो गई, या कलर हो गया, ये आपके पास डिपेंड करता है ऑन द मटेरियल। ओके, एंड एफिशिएंसी, एलईडी ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, वो कम हीट, यही मैंने बता दिया कि लाइट प्रोड्यूस करती हैं विद मिनिमल लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज योर एलईडी। क्लियर है, लाइक एलईडी की में इतना ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। इसके यूजेस क्या है ये हमने देख लिया, इसके फंक्शंस क्या है, ये सिंपली आपके पास पीएन जंक्शन होता है जो कि गैलियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड से कनेक्टेड मिलके बना हुआ होता है। इसमें जंक्शन पॉइंट पे जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं, तो वो लाइट को एमिट करते हैं। यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीजें बता दी, बस एक चीज रहती है, दैट इज इसका सर्किट डायग्राम या इसका सिंबल। तो मैं इसका सिंबल बनाता हूँ, देन इसे फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करने के लिए मैं वो भी कर देता हूँ। चलो लेट्स डू इट। उसके बाद आपका ये वाला स्लो जो वो हो जाता है कंप्लीट। लेकिन अभी तक ये जो फाइल में या स्क्रीनशॉट में मैंने जो जो चीजें दिखाई, वो सारी की सारी चीजें क्लियर हैं, तो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर दो। हाँ गाइस। बट मेन सवाल तो ये है ना कि फंक्शन और यूजेस बताने, एलईडी का बस यही बोल दूं कि देखने के काम आती है। हाँ, एलईडी का फंक्शन यही है, लाइट को एमिट करना। ठीक है। ओके, सो हम नॉर्मली जिस तरह से बनाते हैं, आपके पास
पीएन जंक्शन की डायग्राम वैसे ही बनाएंगे, बस इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें लाइट को एमिट करने के लिए हम ये दो एरोज लगा देंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये एरोज आउटवर्ड डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो ये आपके पास एलईडी बन जाती है। और इसे हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, तो मैं इसे सर्किट में फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देता हूँ। वहीं भी अगर ये एरोज इनवर्ड होंगे तो आपके पास ये फोटो डायोड बन जाएगा, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। टाइम बचा है मेरे पास 4 मिनट्स का, तो लेट मी सी, मेरे पास एक वीडियो है वो दिखाता हूँ। ओके, 4 मिनट्स में आप वो वीडियो देख लो। तब तक बाकी आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। एंड रिमेंबर, आपको नेक्स्ट में ज्वाइन करना है। वहां पर हमें नजर आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब स्क्रीन इस है बैरियर आपके पर सामने, जब हर आप चीज visible सनलाइट है फॉल guys। करेंगे तो सनलाइट इस डायोड में एंटर होते ही एक काम करेगी। वो काम क्या होगा? आप जानते हैं कि इस डिप्लीशन रीजन में सिलिकॉन के न्यूट्रल एटम्स भी मौजूद हैं। जब सनलाइट तो मैं इसे उन स्टार्टिंग से रन कर रहा हूँ। कार्बन एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इस कन्वर्जन को अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजों में ये आपका यूज क्या करेंगे। है, कैसे फोटो डायोड वर्क करेगा? फोटो डायोड आपका कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, सोलर सेल्स वाला ही काम है, लेकिन आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट होता है फोटो सेल एंड फोटो डायोड में। उस पर हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन अभी हम सिंपली फोटो डायोड को देखिए डिस्कस जरा, करने वाले आपके पास एक डायोड है और उसके डिप्लीशन रीजन में, जिसको आप पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, वहां पर हमें नजर आ रहे हैं पॉजिटिव और फील्ड। अब इस बैरियर पर जब आप सनलाइट फॉल करेंगे तो सनलाइट इस डायोड में एंटर होते ही एक काम करेगी। वो काम क्या होगा? आप जानते हैं कि इस डिप्लीशन रीजन में सिलिकॉन के न्यूट्रल एटम्स भी मौजूद हैं। जब सनलाइट उन सिलिकॉन एटम पर फॉल करेगी तो सनलाइट के फोटॉन्स की एनर्जी एब्सॉर्ब करके सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और होल मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ आपने एक बात ध्यान से देखनी है कि जब आपने डायोड को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करना है तो ये कनेक्शन होना चाहिए रिवर्स बायसिंग के अकॉर्डिंग। क्यों होना चाहिए? तो उसकी रीजन कुछ इस तरह से है कि जब आपका ये पी एन रीजन डायोड के साथ आपने कनेक्ट किया तो देखिए आपने एन को पॉजिटिव साइड और पी को नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट किया है, और इस डिप्लीशन रीजन में हमने फोकस करके जब लाइट को फॉल किया तो इसके अंदर क्या हुआ वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे ही इस रीजन में मौजूद सिलिकॉन एटम्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर जनरेट होगा उसका होगा नेगेटिव चार्ज, और जो होल जनरेट होगा व्हिच इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम म्यूचुअली पॉजिटिव कंसीडर करते होते हैं। सो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन रीजन में जनरेट हुआ और इसके पास है काइनेटिक एनर्जी जो कि इसको फोटोन ने दी है, और ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। सो इस नेगेटिव पोटेंशियल के रिपल्सिव इफेक्ट और फोटोन से जो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, ये दोनों वो बिहेवियर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। सो इस इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी को कैरी करते हुए यहां से इलेक्ट्रॉन एन रीजन में एंटर हो जाएगा, और एन रीजन जो पहले किस बाइसिंग में है, रिवर्स बाइसिंग में, वहां पर मौजूद है पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहां से रिमूव होने वाले हाईली वेलोसिटी कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो इस डिप्लीशन रीजन में कंटीन्यूअसली फोटोन की एनर्जी की वजह से फ्री होते जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव पोटेंशियल अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा और आपको एक करंट फ्लो करता हुआ नजर आएगा। अगर यहां पर आपने कोई भी डिवाइस कनेक्ट की है, लेट्स सपोज आपने बल्ब कनेक्ट किया, तो जैसे ही ये करंट फ्लो करेगा आपका बल्ब ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते जाएं तो इस इंक्रीजिंग इंटेंसिटी की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उनका नंबर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा उसकी अमाउंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपने बल्ब कनेक्ट किया है तो उसका ग्लो या उसकी ब्राइटनेस विद टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसे इंक्रीजिंग करंट मिलेगा। और अगर आपने एमीटर कनेक्ट किया हुआ है तो एमीटर की नीडल आपको इंक्रीजिंग करंट की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी। सो ये स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब फोटॉन्स या सनलाइट आपके डायोड के डिप्लीशन रीजन पर फॉल करती है, वो वाला डिप्लीशन रीजन जो ऑलरेडी रिवर्स बाइसिंग के अंदर है, और रिवर्स बाइसिंग की वजह से आपके सर्किट में कोई भी करंट इनिशियली नहीं था, लेकिन जैसे ही लाइट फॉल हुई तो रिवर्स बाइसिंग होने के बावजूद आपको सर्किट में करंट फ्लो होता हुआ नजर आया। उसकी क्या रीजन थी कि जब सनलाइट फॉल हुई तो सनलाइट के फोटॉन्स ने डिप्लीशन रीजन में मौजूद न्यूट्रल सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया और अपनी एनर्जी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर कर दी। उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए इलेक्ट्रॉन अपने सिलिकॉन एटम को छोड़ेंगे और जनरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, और वो जो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से रिलीज हुए उनको ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, रिपेल करेगा, और फोटॉन ने ही उसको काइनेटिक एनर्जी दी है। सो रिपल्सिव इफेक्ट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज गेन्ड बाय द फोटॉन दैट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इंक्रीजिंग फैक्टर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ इंजेक्ट होगा एन रीजन के अंदर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी करता हुआ एन रीजन में गया तो उसे पॉजिटिव पोटेंशियल की अट्रैक्शन फील हुई, और इस अट्रैक्टिव बिहेवियर की वजह से इलेक्ट्रॉन ने सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ करंट व्हिच इज जनरेटेड बाय द फोटॉन्स। सो दिस करंट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि एंड यहाँ पे आपकी ये वीडियो होती है ओवर। इस वीडियो में आपने बहुत कुछ देखा। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास फोटो डायोड को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सी बायसिंग यूज करते हैं, फॉरवर्ड या रिवर्स्ड? जल्दी से बताओ, मीटिंग ओवर होने वाली है। यार इसके बाद तुम भी थोड़ा बता देना। आप मिस की वो वीडियो ब्लर थी थोड़ी बहुत, तो इतना कुछ दिखा नहीं। ओके, ये हो सकता है ऐसा कुछ। तो देखना, आपको सिर्फ एनिमेशन था, वो बंदा जो लिख रहा था या बंदी जो लिख रही थी उसे छोड़ देना था। तो बताओ, इसने ये भी बताया था क्लियरली, मैं भी वीडियो आपके साथ ही देख रहा बोला हूँ। तो है रिवर्स, हाँ वो तो सुन लिया। तो ये रिवर्स में कनेक्ट होता है आपके पास। तो अभी आपकी मीटिंग ओवर होगी, नेक्स्ट मीटिंग तक मैं ना आपके लिए सारी की सारी चीजें तैयार करके रखता हूँ, जल्दी से ज्वाइन करना विद इन 5 मिनट्स। ओके।